शौहर का दोस्त अबूधाबी में कारोबार करता था। जब भी पाकिस्तान आता अपनी V8 की चाबी मेरे शौहर को पकड़ा देता। बड़ी गाड़ी देखकर शौहर की राल टपकने लगती और वो गाड़ी लेकर निकल जाता। शर्म के मारे मेरे शौहर के दोस्त की आवभगत में मैं लग जाती। पर एक रात मेरे होश उड़ गए जब किचन के शेल्फ पर बैठकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी। मैं घर में अकेली रहती थी और मेरा शौहर अभी तक नहीं आया था, जबकि वो आदमी बाहर लाउंज में बैठा था। मैं किचन में खड़े रहने का ड्रामा कर रही थी, जबकि मुझे कोई भी काम नहीं था। सारे काम पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन मैं बाहर जाती तो मुझे उसकी नजरों का सामना करना पड़ता और वो जरूर मुझसे पूछता कि अभी तक मेरा शौहर क्यों नहीं आया। उसको पता था कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं बाहर कैसे जाती। मेरे किचन से मेरा कमरा भी काफी दूर था। मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार शौहर को कॉल कर रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर वो शख्स खुद ही किचन में आ गया और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा नाम आलिया सिद्दीक है। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने FA पास कर रखा था और BA कर रही थी, लेकिन BA क्लियर नहीं हुआ था जब मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरे लिए जिस शख्स का रिश्ता आया था उसका नाम शहजाद अकबर था। पढ़ा लिखा लड़का था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अम्मा अब्बा चाहते थे कि मेरी शादी किसी सरकारी अफसर से हो जाए, क्योंकि अब्बा के बकौल उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो लोग मेरा रिश्ता लेने पर बजिद थे। काफी सोच विचार के बाद अम्मा अब्बा ने उनको हाँ कह दी। बेटी को घर बैठा कर भी रखना नहीं चाहते थे। सोचा आज तनख्वाह थोड़ी है तो क्या हुआ, कल ज्यादा भी हो जाएगी। बात पक्की हुई और कुछ माह में दुल्हन बनकर पिया घर से धार गई। हम 2 ही लोग थे। उसका छोटा सा घर था। हम लोग इस घर में रहने लगे। जब मैं इस घर में आ गई तो मुझे पता चला कि मेरा शौहर 50,000 रुपए कमाता है। पहले तो मुझे ये पैसे बहुत ज्यादा लगे कि हम 2 बंदों के लिए 50,000 रुपए काफी हैं। लेकिन फिर पता चला कि घर का किराए का है और किराया 10,000 रुपए है और बाकी बिजली का बिल और खाना पीना डालकर हमारे लिए काफी मुश्किलात हो जाती थी। कपड़े लेने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते थे और अगर एक दफा डॉक्टर का चक्कर लग जाता तो फिर हाथ बिल्कुल ही तंग हो जाता। मैं अपने शौहर से कहती कि वो कुछ और क्यों नहीं करता, लेकिन मेरे शौहर को कुछ भी करने का शौक नहीं था। वो कहता कि बस जैसी चल रही है चलने दो। मैंने कहा अभी तो फिर भी ठीक है, 2 वक्त की रोटी पूरी हो ही जाती है, लेकिन कल को बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा। वो कहता कि मुझे बच्चे पैदा करने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा फिर किस चीज का शौक है, तो उसने कहा कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने बड़ी सी गाड़ी लेनी है। मैंने कहा पहले अपना घर बना लें फिर गाड़ी ले लें, नहीं तो गाड़ी को कहाँ खड़ी करेंगे, चोरी हो जाएगी। वो कहने लगा कि नहीं, मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं सबसे पहले गाड़ी लूंगा। मेरा शौहर हमेशा गाड़ियों वाली गेम खेलता रहता और गाड़ियों की ही बातें करता रहता। मुझसे ज्यादा उसको गाड़ी से ही मोहब्बत थी। मुझे पता था कि ऐसा नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम दोनों की जिंदगी थी, हम दोनों ने उसको बनाना था और फिर आगे बच्चे पैदा होने थे तो उनका मुस्तकबिल भी तो हमने ही देखना था। लेकिन मेरे शौहर को कोई परवाह नहीं थी। वो गुजारा करने वाला आदमी था। वो ऐसा आदमी था जो ये सोचा करता था कि चलो आज का दिन गुजर गया, कल का भी गुजर जाएगा। लेकिन मैं जिंदगी को ऐसे नहीं गुजारना चाहती। एक दिन उसका एक दोस्त हमारे घर आया जो अबूधाबी से आया था। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि मेरा दोस्त आ रहा है, इसलिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अबूधाबी में होता है। मैं समझदार औरत थी। मैंने सोचा कि अबूधाबी में होता है तो उसके साथ अच्छी बातचीत बनानी चाहिए। हो सकता है कि कल को मेरे शौहर को भी अबूधाबी ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर तो उसको इससे ज्यादा की नौकरी नहीं मिलनी थी। मैंने कहा कि ठीक है, और जब उसका दोस्त घर आया तो मैंने उसके लिए अच्छा सा एहतमाम कर लिया। चाय के साथ समोसे, पकौड़े और दीगर लवाजमात का भी इंतजाम किया। वो पहली दफा मुझसे मिल रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है, हमारी भाभी तो बहुत अच्छी है, दिल की भी बहुत अच्छी है और शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी है। उसने बड़े सलीके और तरीके से बात की और मेरी तारीफ भी की। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, एक यही तो अच्छी चीज है, मुझे किस्मत से नहीं तो मेरे घर में भी और कुछ नहीं। और मेरी किस्मत में भी ये बात मेरे शौहर ने हंसकर की थी, जबकि मैंने कहा कि किस्मत बनाने से बनती है। इस बात पर उसके दोस्त शेख जफर ने मेरी तरफ देखा और नजरें झुका ली। उसने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए आया हूँ, कभी कभार मिलने के लिए आ जाया करूंगा। तो मेरे शौहर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको अपना ही घर समझो। रात हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते कि तुम्हें भी बाहर के मुल्क ले जाएं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, बाहर के मुल्क जाना कोई आसान बात नहीं है, परदेश काटना बड़ा मुश्किल है। अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, खाने बाजार से खाने पड़ते हैं। अच्छा भला आदमी वापस आता है तो पहचाना नहीं जाता। मैंने कहा जब वापस आता है तो उसके पास पैसे भी तो होते हैं, अगर तुम 2-3 साल वहाँ पर लगाओगे तो हमारी सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। उसने कहा तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे 2-3 साल के लिए खुद से दूर कर लोगी। मैंने कहा कि बात मोहब्बत की नहीं, अगर हम यहाँ बैठकर एक दूसरे से मोहब्बत ही करते रहेंगे तो कल अपनी औलाद को क्या कहेंगे कि हमने उनके लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत में मसरूफ थे। अगर तुम 2-3 साल वहाँ पर सख्ती काट लोगे और मैं यहाँ पर तुमसे दूर रह लूंगी तो इसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे शौहर ने कहा नहीं, मैं बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहता, मुझे काम नहीं करना वहाँ पर, बहुत मुश्किल है
और यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी नौकरी है मेरी। मैंने कहा इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, 700 का तो तेल का पैकेट हो गया है, 50,000 कब तक चलता है। उसने कहा ये तुम्हारा काम है कि तुमने घर को कैसे चलाना है। मैं 50,000 की माकूल रकम हर महीने लेकर आता हूँ, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उसको कैसे चलाती हो। औरतें तो 20,000 में भी घर चलाती हैं, तुमसे 50,000 में घर नहीं चलता। मैं अपने शौहर को कैसे समझाती कि आजकल ऐसा नहीं होता। मेरे शौहर को मेरी बात समझ नहीं आई और उसने बिल्कुल भी उस तरफ कान नहीं धरे। उसे तो अपने दोस्त से बात भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने बिल्कुल बात नहीं की। वो वापस चला गया। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब मुझे किसी अजनबी नंबर से कॉल आई। फोन उठाया तो ये शेख जफर था। मैं हैरान हुई कि उसने मुझे फोन क्यों किया। उसने कहा मैंने हाल चाल पूछने के लिए फोन किया, आपके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा था, सोचा आपसे हाल चाल ही पूछ लूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे वाकई बुरा नहीं लगा था। वो बहुत ही अच्छा और मुहस्सिब इंसान था। उसको एहसास था कि किसी का हाल चाल भी पूछते हैं। मेरे शौहर को उससे फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन मेरा शौहर तो था ही निकम्मा। 7-8 महीने बाद शेख जफर फिर से पाकिस्तान आया। जाहिर है उसका काम इतना अच्छा था कि वो बार बार पाकिस्तान आना अफोर्ड कर सकता था। हमारे घर आया तो सबसे पहले मुझे गाड़ी की आवाज आई। बहुत ही तेज आवाज थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी और खूबसूरत गाड़ी है। मैं बाहर आई देखने के लिए तो वाकई हैरान रह गई। मेरा शौहर भी घर पे था। शेख जफर बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आया था और वो भी V8। शौहर पहले ही अपने दोस्त से बहुत मुतासिर था। बड़ी गाड़ी देखते ही उसके मुंह से राल टपकना शुरू हो गई। अभी हम लोग अंदर भी नहीं आए थे कि उसने कहा कि शेख साहब जरा चाबी देना, मैं आपके लिए कोयलों वाली सज्जी पकड़ कर लाया। शेख ने बिना चूंचरा किए चाबी मेरे शौहर को पकड़ा दी। जाने लगे मुझे कहने लगे कि शेख साहब के लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अपनी जवान बीवी को उस शख्स के साथ अकेला छोड़कर जा रहा है। खैर शेख जफर अंदर आके बैठ गया और हम लोग बातें करने लगे। उसने कहा कैसी हैं आप, ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है आपको जिंदगी में, और कैसी जा रही है आपकी जिंदगी। वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से बात करता था और उसे मेरी ज्यादा ही फिक्र लगी रहती थी। शायद वो बहुत अच्छा इंसान था। आधे घंटे के बाद मेरा शौहर वापस आ गया और बस उसके बाद गाड़ी की तारीफ करता रहा और शेख जफर उसके मैं हाँ मिलाता रहा, जबकि उसकी नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मुझे शर्म भी आ रही थी, मगर मैं चाहती थी कि मेरा शौहर उससे अपने लिए बात करे। कुछ देर बाद शेख को जरूरी कॉल आ गई और वो चाय पीकर वहाँ से चला गया। मैंने फिर अपने शौहर को कहा कि कुछ तो करो, तो कहने लगा अच्छा मैं बात करूंगा। अगले दिन उसने कहा कि मैं शेख जफर से मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है। मैंने कहा ठीक है। ये वहाँ चला गया और रात देर से आया। मैंने कहा इतनी देर लगा दी, तो कहने लगा बस काम ही ऐसा था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि इतवार वाले दिन शेख जफर की दावत करनी है, वो भी बहुत अच्छी वाली। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं था। मैंने सुबह किचन में घुसी और सारा दिन लगाकर एक भरपूर दावत का खाना तैयार कर लिया। दोपहर तक शेख जफर आ गया। वो जब भी आता मेरा शौहर उसकी गाड़ी लेकर निकल जाता था। बदले में मैं उसकी ज्यादा आवभगत करती ताकि उसे बुरा न लगे। वो जब भी हमारे घर आता था खाली हाथ नहीं आता था, साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता था। इस दफा मेरा शौहर फिर उसकी गाड़ी लेकर निकल गया और वो बैठ गया। मेरे शौहर ने उसके साथ दोपहर का खाना तो खाया था, लेकिन उसके बाद वो अभी तक नहीं आया था। यहाँ तक कि शाम हो गई, मैंने चाय भी बना ली। मैंने कहा कि पता नहीं मेरा शौहर कहाँ रह गया। हम लोग बातें भी कर रहे थे और मैं इंतजार भी कर रही थी। शेख जफर मुझसे अजीबोगरीब बातें करने लगा। उसकी बातें बुरी नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि बस मैं भी अब शादी करना चाहता हूँ, दौलत भी कमा ली और सारी दुनिया भी देख ली है, बस अब अपना घर बसाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, हमें फिर से भूख लग गई। मैंने कहा मेरा शौहर अब तक नहीं आया और उसका फोन भी बंद है, अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाना लगा देती हूँ। उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगी मैं तभी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी भूख लगी है। हम दोनों ने मिलकर खाना भी खा लिया। मैं चाहती थी कि उससे अपने शौहर के लिए बात करूं, मगर उस वक्त मैं अकेली थी, मुझे मुनासिब भी नहीं लगा। न जाने वो क्या सोचेगा। मैं किचन में खड़ी थी और सोच रही थी कि शेख जफर यहाँ से जाने का भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि बिना गाड़ी लिए वो कैसे यहाँ से जाएगा। मगर मेरा शौहर शायद सारी शर्मो हया बलाए ताक रखकर न जाने किधर गाड़ी लेकर निकल गया। मैं उसके पास बैठ कर लगातार शर्मिंदा हो रही थी, इसलिए उठकर किचन के शेल्फ पर आकर बैठ गई। मैं तो अजीब मुश्किल पे फंस गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर हैरान रह गई कि जब वो खुद ही किचन में आ गया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेहमान को बाहर अकेला छोड़कर आप किचन में जाकर बैठ गई। मैं शर्म के मारे आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आया और मुझे धड़कते दिल के साथ कुर्सी पर बैठा दिया। उसने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा क्या? और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। उसने कहा कि आपका शौहर एक हड हराम शख्स है,
क्या आप जानती हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपके शौहर को बाहर अपने साथ ले जाऊँ। एक दो बार मैंने उसे फोन पर जिक्र भी किया, मगर वो अंत तक मेहनत करने को तैयार ही ना था। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि जब मैं यहाँ आया और पहली बार आपको देखा तो आप मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। और मैं हैरान भी हुआ था कि आप जैसी पढ़ी लिखी दराज कद खूबसूरत लड़की को कैसे आपके माँ बाप ने एक ऐसे शख्स से ब्याह दिया जिसको ना तो अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र थी, ना ही आगे बढ़ने की कोई लगन। मैं पहले ही मुलाकात में आपके हालात जान चुका था और रहा साहब मैं वक्तन फवक्तन आपके शौहर से फोन पर मालूमात लेता रहा और पिछले कुछ माह में कुछ रकम भी उसको बाहर से भेजी थी। मैं ये सब सुनती जा रही थी और मेरे कानों से धुएं निकल रहे थे। आज जो भी मैं आपको कहूँगा सच कहूँगा, मैं एक लफ्ज भी झूठ नहीं कहूँगा। सच ये है कि मैंने आपके शौहर को कहा था कि अगर उसको उसकी पसंद की गाड़ी मिल जाए तो बदले में वो आपको छोड़ दे, तो क्या वो ऐसा करेगा? मैं देखना चाहता था कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप यकीन करेंगी, उसने एक पल में कह दिया कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। वो गाड़ी लेकर नहीं गया, मैंने ही उसको वो गाड़ी देकर भेजा है। और सच ये है कि वो V8 गाड़ी मैंने खरीदी ही उसके लिए, क्योंकि मुझे यकीन हो चला था कि बड़ी गाड़ी लेकर वो बिल्कुल भी मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उसने बदले में तलाकनामा लिख कर दे दिया था। उसने मुझे तलाकनामा भी दिखा दिया। कुर्सी से उठने लगी तो गिरते गिरते बची। उसने मुझे सहारा दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया था जो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया? एक गाड़ी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीवार में टक्कर मारूं या अपने नसीबों को कोसूं। मैं बुरी तरह रो रही थी। जब शेख जफर ने मेरे कांधे पर हाथ रखा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपके साथ जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर आपके शौहर को आपसे मोहब्बत होती तो वो कभी भी एक गाड़ी के लिए आपको नहीं छोड़ता। अगर उसने ऐसा किया और मैंने उससे ये करवाया तो मैंने आपके साथ भी भला किया। भला कोई औरत ऐसे शौहर के साथ रहना पसंद करेगी जो अब गाड़ी के लिए अपनी बीवी को एक तन्हा मर्द के पास छोड़कर चला जाए? मुझे सच में आप पहली मुलाकात में बहुत अच्छी लगी थी, और एक गाड़ी तो क्या, मैं ऐसी 10 लैंड क्रूजर्स आप पर कुर्बान कर सकता हूँ। बाकी फैसला अब आपका है। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं, लेकिन मेरी बातों को एक बार संजीदगी से सोचिएगा जरूर। मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब का इंतजार रहेगा। मैं वापस अपने घर आ गई, रोती रही। जिंदगी ने अजीब दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे ये दिन काफी अजीब गुजर रहे थे, लेकिन जब इद्दत पूरी हो गई तो मैंने अपनी अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दिया, क्योंकि सब कुछ पहले बताकर मैं उनको जीते जी मार नहीं सकती थी। मैंने शेख जफर का नंबर अपने अब्बू को दिया था। कुछ दिन बाद उन्होंने जफर को अपने घर बुलाया। शेख जफर धीमे मिजाज का, इज्जत करने वाला इंसान था। उसने पहली मुलाकात में ही मेरे माँ बाप को मोम कर लिया, जो बुरी तरह अंदर से टूट चुके थे। लेकिन फिर उसने मेरे बूढ़े माँ बाप को हौसला दिया और मेरी शेख जफर से बात पक्की हो गई। शादी का सारा इंतजाम उसी ने किया था, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा में तो अब इतनी सकत नहीं थी। मैंने डरते डरते निकाहनामे पर दस्तखत किए और एक बार फिर जिंदगी का जुआ खेल लिया। लेकिन शायद अब की बार मेरी वफा रंग लाने वाली थी, और फिर ऐसा ही हुआ। निकाह के कुछ दिन बाद शेख जफर मुझे लेकर अबू धाबी आ गया। मेरे लिए सब कुछ नया था, एक नई दुनिया, एक नया तजुर्बा। आज मैं शेख जफर की बीवी हूँ। हम दोनों अबू धाबी में ही रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मासी के जख्म एक झटके में अल्लाह ने भुला दिए थे।